चौंकाने वाले परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रसर रूप लेकर तमाम प्रदेशों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है और झारखंड में वो पूरे तौर पर फेल रहे। उन्हीं तमाम विघटनकारी नारों को देकर उनकी सरकार की बनने की बात तो दूर रही, उनकी सीट भी कम हो गए। लेकिन जो उनकी पॉलिटिक्स है विभाजन करने वाली, आज भी वो पॉलिटिक्स और अग्रसर रूप पर यहाँ झारखंड में भी वो घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि झारखंड में जेएमएम सरकार को सबके साथ एक बैठक करके यहाँ कैसे मजबूती के साथ वैकल्पिक नीति को लागू किया जा सके उसके बारे में बहस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे शिकायतें आ रहे हैं। जैसे अभी ये पता चला कि रियायतों के लिए जो अनिवार्य है कि उनकी जमीन का सही तरीके से नापी करके उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये बहुत अनिवार्य है और वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। और प्रशासन का एक ही मंशा है कि गलत थलत करके वो जमीन लैंड बैंक के नाम पर भी वो ले ले। इसी तरह गैर मजुरवा जो जमीन है, उनके लिए जो हजारों की तादाद में लोग गैर मजुरवा जमीन पर इतने सालों से बसे हुए हैं, उनको पट्टा देने के बजाय यहाँ एक पूरी धमकियां दी जा रही है बेदखल करने के लिए। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं आमतौर पर झारखंड में, जो सरकार को हस्तक्षेप करके सही नीति अपनाने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पाकुड़ में जो हम लोग देख रहे हैं कि पाकुड़ के आसपास कोल इंडिया जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती है, कोल इंडिया ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों से पीछे हटकर प्राइवेट कंपनियों को पूरा कोयला का और कोयला खदानों को सौंपकर यहाँ के खुले आम लूट हो रहा है। ये कोयला लूट का भी ये क्षेत्र बन गया है। ये कंपनी जिस तरह कोयला खदानों का विस्तार कर रहे हैं और कतई कोई भी नियम का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। सैकड़ों गांव प्रदूषण से ऐसी बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं पाकुड़ के आसपास। पाकुड़ के पास ही जो अभी गोडाउन बन रहा है, उसमें भी जितना प्रदूषण बढ़ रहा है, पाकुड़ के लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। और तीसरी बात है, ये प्राइवेट कंपनियां जो विकास के नाम पर सड़क बना रहे हैं, खदान खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो यहाँ आदिवासी, विशेषकर जो पहाड़िया जाति के आदिवासी हैं, जो सबसे मतलब प्रिमिटिव नहीं, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी जो है, उनका जमीन ले रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बेहद गलत है और उसके संबंध में आज हमारी बैठक होगी और उसके बाद इस पूरे इलाके में हमारे पार्टी के तरफ से सबको लेकर एक बड़ा संघर्ष हम लोग यहाँ करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जेएमएम भी कोल इंडिया की ये गलत नीति के खिलाफ हमारे साथ मिलकर आवाज उठाएगी। चौंकाने वाला जो परिणाम सामने आया है, उसके लिए आप क्या कहना? बिहार परिणाम की तो अभी सभी स्पेशलिस्ट अभी विश्लेषण कर रहे हैं। जो हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम खुद ही बिहार में थे कई दिन, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुलेआम उल्लंघन हुआ, खुलेआम उल्लंघन जो आज तक हमने देखा नहीं। अब आप बताइए, पहले तो इनका प्रचार शुरू हुआ एसआईआर के द्वारा, और एसआईआर में जो चुनाव कमीशन की जो एक जिम्मेदारी बनी, उन्होंने उल्टा करके जनता के ऊपर जिम्मेदारी दे दी कि आप साबित करो कि आप इस देश के वोटर, कैसे हम आपको माने। तो ये तो शोकॉज है लाखों मजदूरों के लिए, और उनका नाम हटा दिया और अभी उसके तमाम आंकड़े आ रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा हमला जनवादी अधिकार पर हुआ।
तो इलेक्शन कमीशन ने वहां से शुरू की और बाद में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी विभाजन वाली भाषण देंगे उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस देकर चुनाव प्रचार में रोका जाएगा। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी से लेकर जितने भी बीजेपी मंत्री संतरी सब वहां इकट्ठे हो गए, 2-2 महीने वहां पड़े रहे, वो क्या भाषण दे रहे थे? ये जनता को विभाजित करने वाली भाषण, लेकिन एक भी बीजेपी लीडर को नोटिस दिया गया। तीसरी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि आप चुनाव के समय कोई भी स्कीम लागू नहीं कर सकते। अब आप बताइए, चुनाव की डेट के एक दिन पहले आप 10,000 रुपया किसी के बैंक अकाउंट में देंगे, ये क्या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंतर्गत है? क्या ये क्या हो सकता है? तो इसलिए बिहार चुनाव ने साबित कर लिया कि जनता को बिल्कुल चौकस रहने की जरूरत है, होशियार होने की जरूरत है, क्योंकि वोट चोरी केवल वोट की लिस्ट से नहीं, तौर तरीके से भी इलेक्शन कमीशन अभी बीजेपी कमीशन के रूप में काम कर रही है। इसलिए पूरे देश के लिए बिहार की चुनाव एक अलर्ट का चुनाव है कि भैया अलर्ट हो जाओ कि आपकी वोट और हमारे देश की जनवादी प्रणाली के ऊपर ये हमला हो रहा है। मैडम, आप एक राष्ट्रीय स्तर की नेता, जनता के सामने एक बहुत जबरदस्त चुनौती है और वो चुनौती ये है, बांग्ला में एक शब्द है, एक प्रॉवर्ब है कि जौले कुमीर और दांगाए बाग। तो ये दोनों बीजेपी टीएमसी दोनों की वहाँ बहुत जबरदस्त एक हमला है बंगाल की जनता के अधिकारों पर। टीएमसी सरकार और मोदी सरकार दोनों की नीतियां एक है और उस एक नीति के खिलाफ जितने भी शक्तियां लड़ने के लिए तैयार है। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट सबसे मजबूत राजनीतिक मंच है। लेफ्ट फ्रंट के साथ जो भी जुड़ने का प्रयास करते हैं और जो जुड़ने के लिए तैयार है इसी सिद्धांत को लेकर कि बीजेपी और टीएमसी दोनों को हमें हराना है, बंगाल में बंगाल को हमें बचाना है। ये बंगाल बचाओ यात्रा की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो भी शामिल होना चाहते हैं वो तो होना ही चाहिए। अब उसमें राजनीतिक सीट शेयरिंग या चुनाव का क्या होगा नहीं होगा ये मैं कोई शब्द नहीं कह सकती हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, जो टीएमसी के खिलाफ लड़ाई है, मुखर होकर जो लड़ने के लिए तैयार है उनको एक होकर लड़ना ही चाहिए। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ इन्होंने ऐसा लागू करने का फैसला किया और कई जगह शुरू भी हो गया। हमने इसका बिल्कुल विरोध किया, सीपीएम एसआर की बिल्कुल विरोध कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा एसआईआर जहाँ जहाँ बंगाल में शुरू हो गया, हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ में लग गए हैं ताकि जो बीजेपी की साजिश है कि लोगों के नाम को हटा दे एसआईआर से, उसमें वो सफल न हो। उसमें इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी कमीशन के काम उन्होंने बिहार में किया, बंगाल में न कर पाए, केरल में या तमिलनाडु में या असम में न कर पाए, उसके लिए हमारी पूरी संगठनात्मक हमारी कोशिश है कहकर कि घुसपैठियों को हमें निकालना है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हमें करना है घुसपैठियों को हटाकर। लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ये बता नहीं पाए पूरे देश को कि एसआईआर के तहत कितने घुसपैठे उनको मिले। ये बिल्कुल फ्रॉड था, ये पूरा एक्सरसाइज एक फ्रॉड एक्सरसाइज था ताकि पूरे राजनीतिक दल उस पे लग जाए, पूरी जनता उस पे लग जाए और जो मुख्य मुद्दे हैं बिहार की जनता से उनकी दिमाग हटा दे और जनवादी प्रणाली को कमज़ोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने पूरा साथ दिया।